गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हम स्मितानंदन पंत द्वारा रचित वे आँखें कविता के विषय में और स्मितानंदन स्वयं के विषय में। स्मितानंदन पंत ने कहा है, कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हो सेब की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। कवि प्रस्तुत करना चाहता है कि जो कविता की भाषा है वह चित्र भाषा होनी चाहिए और चित्र भाषा के साथ सस्वर संगीत के साथ होनी चाहिए, संगीत के साथ बोलना चाहिए। इस प्रकार की भाषा न हो जिस प्रकार सेब का रंग बाहर से लालिमा युक्त होता है और अंदर उसका रस विराजमान होता है। कवि कहना चाहता है कि कविता भीतर भी और बाहर भी लालिमा युक्त दिखाई देनी चाहिए, इसकी झलक पड़नी चाहिए। यहाँ पर स्मितानंदन पंत के विषय में पढ़ेंगे। तो स्मितानंदन पंत सर्वप्रथम इनका मूल नाम गोसाई दत्त है। इस मूल नाम के विषय में भी एक राज छिपा हुआ है। सन 1900 में इनका जन्म कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माताजी का देहांत हो गया और देहांत हो जाने के बाद स्मितानंदन पंत का लालन पालन उनकी दादी ने ही किया। जब स्मितानंदन पंत ने 10वीं पास की, उस समय 10वीं पास करने के बाद ये अपने बड़े भाई के साथ क्वींस कॉलेज में चले गए और वहाँ जाके इन्होंने BA और MA किया। करने के बाद जब ये घर लौटे तो इन्होंने देखा इनके पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और स्थिति खराब होने के कारण इनके जो ज़मीन जायदाद था वो सब कुछ बिक गया। यानी स्मितानंदन पंत के पास कुछ भी नहीं रहा और आर्थिक स्थिति से स्मितानंदन पंत जूझते रहे। उस आर्थिक परिस्थिति के कारण स्मितानंदन पंत का जो समय था वो रचना से ही चलता रहा, अर्थात उन्होंने आजन्म मरण पर्यंत तक रचना रत रहे, अर्थात वो रचनाएं लिखते रहे और लिखने के बाद उन्होंने अपनी जीविका का निर्वाह भी उसी के द्वारा किया और निर्वाह करने के बाद उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। जहां ये छायावाद के जो कवि हैं, हिंदी साहित्य के मूल कवि, जिसमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामकुमार वर्मा, उनमें ये सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन सभी के अंदर सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और छायावाद का एक मूल इनकी प्रवृत्ति में, इनकी रचनाओं में दिखाई देता है।
स्मितानंदन पंत एक प्रकृति कवि हैं। इन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है और प्रकृति पर विश्वास करते हैं, और इन्होंने जो कविता की भाषा प्रस्तुत की है वह केवल चित्र भाषा ही प्रस्तुत की है। इन्होंने कहा है कि जो कविता है वह चित्र भाषा के द्वारा ही प्रस्तुत होनी चाहिए और उसकी भाषा नहीं होनी चाहिए। चित्र भाषा के द्वारा स्मितानंदन पंत जी ने वे आँखें कविता का रचना की, और उस रचना से ही ये इस संसार में एक भारतीय कृषक का इन्होंने उद्धार किया है। एक भारतीय कृषक के विषय में बताया है कि भारतीय कृषक किस प्रकार अपने जीवन को जीता है। उस जीवन के विषय में यहाँ स्मितानंदन पंत का वर्णन, उनकी जो जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय था वो 77 साल था, यानी कि 77 ईयर ही वो जी पाए। उनका जो जीवन चला वो इतने वर्ष तक ही चला, और वो जन्म मरण तक ही रचनारत रहे, अर्थात उन्हें जन्म से लेकर और मृत्यु तक रचनाओं का ही प्रयोग किया। तो यहाँ गोसाई दत्त जी इनका मूल नाम, 1900 में उनका जन्म, कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल। मैं इसके विषय में मैंने आपको अभी पढ़ाया। अब देखना है आपको इनकी प्रमुख रचनाएं। सबसे पहले इनकी वीणा रचना है जो कि 1927 में प्रकाशित हुई। उसके बाद ग्रंथि है जो 1928 में प्रकाशित हुई। पल्लव है 1929 में, और गुंजन 1932 में प्रकाशित हुई। युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा, उत्तरा, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन आदि, ये रचनाएं भी इनकी प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं 4 भागों में बटी हुई हैं, जिनमें पहला भाग 32 तक का है, दूसरा भाग युगवाणी से ग्राम चिदम्बरा तक है, तीसरा भाग स्वर्णकिरण से है, और चौथा लोकायतन से। इस प्रकार इनका जो रचनाओं का भाग है वह 4 भागों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले हमें इन रचनाओं के विषय में भी जानकारी ले लेनी है। स्मितानंदन पंत जी को सर्वप्रथम कला और बूढ़ा चांद पर 1964 में हिंदी साहित्य सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। सबसे पहले पुरस्कार मिला। उसके बाद 1968 में चिदम्बरा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। स्वर्णकिरण, ये अरविंद जो कवि हैं उनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने स्वर्णकिरण का प्रयुक्त किया। 1964 में लोकायतन का प्रकाशन हुआ, और लोकायतन पर भी इनमें संपूर्ण साहित्य, हिंदी साहित्य के विषय के रूप में इनका विवरण देखा जाता है, अर्थात इनको सम्मान के रूप में पारितोषित तो किया गया है। सम्मान ये आपने पहले पढ़ लिए हैं कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण, और सन 1977 को इनकी मृत्यु हो गई। इसके विषय में आपने पहले पढ़ लिया है, हमने बता दिया है। अब आगे देखना है आपको छायावाद के रूप में। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ स्मितानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं, अर्थात चितेरे का तात्पर्य है कि ये प्रकृति प्रेमी हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुकुमार कवि यानी कि अच्छे बालक के रूप में, एक अच्छे कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम
पंत ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में, तब उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया और भाग लेने के बाद उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार, पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। पल्लव पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौरे में ताज और वे आँखें कविता के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किया है। कहते हैं कवि कि जैसे कविताएं भी लिखी, इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे हैं। इन्होंने सुंदर रूप दिखाया है। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। 1921 में असहयोग आंदोलन का प्रयोग करने के बाद 1921 में इन्होंने रूपाव नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य से विस्तार से विचार विमर्श होता है। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत रहे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत ने चित्र भाषा, बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रिज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया है। पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का ही समर्थन है। प्रस्तुत कविता वे आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर के कवि के रूप में हमने इसमें विकास और विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्ट चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। अर्थात बताना चाहती है कि एक भारतीय किसान किस प्रकार केंद्र में रहता है, किस प्रकार वो जो साहूकार हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनके चंगुल में फंसने के बाद उसे बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिलता। बच्चों, आपको ये ध्यान से याद कर लेना है और अच्छी ढंग से इसको पढ़ना है। थैंक्स।